हेलो दोस्तों, समरी बुक क्लब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस संसार में जितनी भी चीज़ों को मास्टरपीस कहा जाता है, वे सब डीप वर्क की ही मिसाल हैं। चाहे वो लियोनार्डो डा विंची के स्कल्पचर्स हों या पिकासो की पेंटिंग्स, सब अपने काम में खो जाते थे। उन पर डिस्ट्रैक्शंस का कोई असर नहीं पड़ता था। रात हो या दिन, सर्दी हो या गर्मी, वे महान कलाकार हमेशा काम किया करते थे, क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था और उसमें लगन थी। इस किताब में रिक फरर का एग्जाम्पल दिया गया है। वे ब्लैकस्मिथ का काम करते हैं। वे पुराने ज़माने की तलवारें बनाने में एक्सपर्ट हैं, जो हिस्टोरिक फिल्मों में भी इस्तेमाल होती हैं। ये तलवारें किसी मशीन से नहीं बनाई जा सकती। रिक इन्हें अपने हाथ से बनाते हैं, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। एक तलवार बनाने में उन्हें 8 घंटे लगते हैं और हथौड़े की हर चोट सटीक पड़नी चाहिए। रिक अपना डीप वर्क सीख चुके हैं। अब उनकी कोई भी चोट गलत नहीं होती। न ही वे अपने काम से ऊबते हैं और न ही थकते हैं, क्योंकि उन्होंने डीप वर्क सीख लिया है। वे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। उनका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, फिर भी वे काफ़ी फेमस हैं और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की प्रोफेसर लॉरा कास्टनसन ने एक बार ब्रेन के अमिगडाला पर एक रिसर्च की थी। अमिगडाला हमारे दिमाग का एक पार्ट है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। उन्होंने सक्सेसफुल और निचले स्तर की जॉब करने वाले लोगों को कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इमेजेस दिखाई। एमआरआई के जरिए अमिगडाला की एक्टिविटी को देखा। उन्होंने देखा कि सक्सेसफुल लोगों को जब नेगेटिव इमेज दिखाई गई, तो अमिगडाला ने ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन जब पॉजिटिव इमेज दिखाई तो उसमें काफ़ी रिस्पॉन्स देखने को मिला। इसके उल्टा, गरीब या छोटी जॉब करने वालों के अमिगडाला ने दोनों ही इमेजेस के लिए काफ़ी रिस्पॉन्ड किया। इससे लॉरा ने कंक्लूजन निकाला कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वे नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, यानी उनमें नहीं उलझते। वे केवल पॉजिटिव चीज़ों को पसंद करते हैं और उनकी ही तारीफ करते हैं। यही कारण है कि वे आगे बढ़ जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ लोग सिर्फ एक छोटे से झगड़े पर सारी जिंदगी बिता देते हैं और आगे नहीं बढ़ते। तो इन एग्जाम्पल्स से हमें यही पता चलता है कि डीप वर्क ही मीनिंगफुल है और हमें सच्ची खुशी देता है, क्योंकि यह उन्हें सफल बना देता है, जिससे पैसा और अमीरी खुद हमारे पास आ जाती है। जैसे रिक ने अपने काम पर डीप वर्क किया, आज वे बेहद अमीर, फेमस और सक्सेसफुल हो चुके हैं, सिर्फ पुराने ज़माने की लेकिन बेमिसाल तलवार बनाने के लिए। जबकि हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनाने से ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए आपका काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे मीनिंगफुल बनाएं। उस पर डीप वर्क करें। पार्ट 2 रूल्स। इस पार्ट में आप सीखेंगे कि डीप वर्क आखिर कैसे करें। रूल 1 वर्क डीपली। डीप वर्क के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद को काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। कोई भी आपको डिस्टर्ब न करे। जैसे कोई लेखक लिख रहा है और कोई बीच में आकर उसे डिस्टर्ब कर देगा, तो उसका फ्लो खराब हो जाएगा। इस रूल को अच्छे से समझने के लिए लेखक ने एरिस्टोटल का बनाया हुआ द यूडेइमोनिया मशीन का कॉन्सेप्ट समझाया है। एरिस्टोटल महान फिलोसोफर थे जो ग्रीक में पैदा हुआ थे। वे अलेक्जेंडर द ग्रेट के भी गुरु थे। द यूडेइमोनिया मशीन एक तरह का स्थान होता है जिसमें 5 कमरे होते हैं। कमरों के ऊपर 1 से 5 तक नंबर लिखे होते हैं। आपको डीप वर्क सीखने के लिए एक एक करके इस मशीन के सभी रूम्स में जाना होता है। रूम नंबर 1 सबसे पहले आदमी को पहले कमरे में भेजा जाता है। इस कमरे में उसे बताया जाता है कि उसे एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए भेजा जा रहा है। इस काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह जिम्मेवार होगा। इससे वह इंसान थोड़ा टेंस हो जाता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस उसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वह इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है
और सोच लेता है कि मुझे अब कुछ देर के लिए सीरियस हो जाना है। रूम नंबर 2, इस कमरे में उससे उस काम से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको क्यूरियस और एक्साइट कर देते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी से ही बड़े बड़े आविष्कार हो पाते हैं। रूम नंबर 3, तीसरे रूम में अब उसे काम दे दिया जाता है। वहाँ वह सारी चीज़ें होती हैं जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं, ताकि उसे काम छोड़कर इधर उधर न जाना पड़े। रूम नंबर 4, इस रूम में उससे कहा जाता है कि आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाइए। इसमें पेपर्स में सारे स्टेप्स लिखने के लिए कहा जाता है। रूम नंबर 5, अब उसे आखिरी कमरे में भेजा जाता है। ये कमरा साउंड प्रूफ होता है। यहाँ आप अकेले होते हो और कोई आज भी नहीं सकता। यहाँ उसने जो स्टेप्स लिखे थे उन पर काम करना होता है। उस व्यक्ति को लगातार 90 मिनट्स तक काम करने के लिए कहा जाता है और फिर 90 मिनट्स की ब्रेक दी जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक वह काम पूरा न हो। तो दोस्तों, एरिस्टोटल सदियों पहले अपने शिष्यों को इस तरह की ट्रेनिंग देते थे। इससे वे युद्ध कला से लेकर हर सब्जेक्ट में बहुत निपुण हो जाते थे। सबको पता है कि अलेक्जेंडर ने कम उम्र में ही आधी दुनिया जीत ली थी। आपको ये कॉन्सेप्ट सिंपल लग रहा होगा, लेकिन कभी किसी सैनिक को अकेले काम करना पड़ जाए तो बिना ट्रेनिंग के वो स्ट्रेस में आ जाएगा। लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग ली होगी तो वह अकेलेपन से घबराए बिना अपना उचित काम कर पाएगा। लेकिन आज के मॉडर्न कल्चर में हम चारों ओर से डिस्ट्रैक्शंस से घिरे हुए हैं। ऐसे में डीप वर्क कैसे होगा? अगर आप कमरे में अकेले भी हैं तब भी अकेले नहीं होते। कभी ईमेल आ जाते हैं, कभी सोशल मीडिया डिस्टर्ब कर देता है। थोड़ा सा कमेंट पढ़कर ही आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चला जाता है और आपका अपने काम से फोकस हट जाता है। इसलिए अगर आपको डीप वर्क करना है तो यूडेइमोनिया मशीन के 5 स्टेजेस की तरह करें। पहले काम डिसाइड करें, फिर थोड़ा सीरियस हो जाएं, फिर क्यूरियोसिटी जगाएं, फिर आइडियाज़ लिख लें और फिर उस काम में जुट जाएं। इससे आपके काम में बहुत ज़्यादा क्वालिटी आएगी। रूल 2, एब्रेस बॉर्डम। दोस्तों, आजकल हर किसी को सुख सुविधा चाहिए। सबको 24 घंटे एंटरटेनमेंट चाहिए। कोई भी बोर नहीं होना चाहता। हालत इतनी बुरी है कि बेटा अपने माँ बाप के साथ बैठा हो फिर भी फ़ोन पर लगा हुआ होगा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आपको डीप वर्क करना है तो बोरियत को गले लगाना पड़ेगा। जब भी आप कोई महान काम कर रहे हों तो बोरियत हो ही जाएगी, लेकिन आपको वह काम तब भी करते रहना है। आपने देखा होगा कि क्लासिकल म्यूज़िक कितना टफ होता है, लेकिन फिर भी ऐसे गायक होते हैं जो उसे आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। तो वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? उत्तर सबको पता है। उन्होंने सालों से रियाज किया होता है। एक एक राग को लाखों बार प्रैक्टिस किया होता है। आपको क्या लगता है, इसमें उन्हें बोरियत नहीं होती होगी? जरूर होगी, लेकिन उन्होंने बोर होना मंजूर किया होगा। बोरियत से भागे नहीं होंगे, लगे रहे होंगे। दोस्तों, हर समय की मस्ती मजाक सही नहीं होता। ऑथर ने कहा है कि अपने लिए कुछ फन टाइम निर्धारित कर लें। उस समय आप बेशक मौज मस्ती करें, लेकिन डीप वर्क के लिए भी टाइम शेड्यूल करें और उसे पूरे नियम से फॉलो करें। आंधी आए या तूफान, उस पर हर दिन जुट जाएं और पूरा करते रहें। एक दिन जब सफलता मिल जाएगी या आपको उस कला में महारत हासिल हो जाएगी, तो आपकी इतनी खुशी मिलेगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मस्ती मजाक को सैक्रिफाइस कर दें। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो छोटे मोटे काम के लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर्टिस्टिक या टैलेंट वाले काम हैं तो आप डीप वर्क का ये रूल ज़रूर अप्लाई करें। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया एक बीमारी की तरह बन गया है। एक ही घर के लोग आपसे में बात नहीं करते।
सब अपने अपने फ़ोन में लगे होते हैं, कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर तो कोई यूट्यूब पर। कभी आपने सोचा है कि आज तक आपने जो कुछ भी वीडियोस देखे हैं, उनसे आपको वास्तव में क्या फ़ायदा हुआ है? ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पूरी तरह से गलत है, लेकिन लोग फ़ायदे के वीडियोस कम देखते हैं और अनाप-शनाप ज़्यादा। ज़्यादातर बच्चे स्टडी के वीडियोस देखने के बजाय फालतू के रोस्ट या कॉमेडी वीडियोस में घुसे रहते हैं। डीप वर्क के कॉन्टेक्स्ट में भी ऑथर ने सोशल मीडिया से दूर रहने को कहा है। जब आप अपना डीप वर्क कर रहे हों, तो उस समय सोशल मीडिया से एकदम दूर हो जाएं। मान लीजिए आप कोई नॉवल लिख रहे हैं और बीच में फेसबुक पर कोई पोस्ट पढ़ लेते हैं। इससे आपके दिमाग में हजारों तरह के विचार आ जाएंगे। आपका अपने नावल से ध्यान हट जाएगा। इस तरह आप एक महान नावल लिखने के बजाय वैसा नावल लिख देंगे जैसे आजकल लिखे जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है जैसा लिटरेचर पहले लिखा जाता था, अब वह क्वालिटी कहाँ गायब हो गई है? क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं कि उनके अपने विचार कहीं खो से जाते हैं। अगर आप 21 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, तभी आपके दिमाग में आपके असली विचार आएंगे। अगर आप 21 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, तभी आपके दिमाग में आपके असली विचार आएंगे। तभी आप महान नावल लिख सकते हैं या अपनी कोई कलाकृति बना सकते हैं, वरना आपके दिमाग में सोशल मीडिया से जुड़े विचार आते रहेंगे। ऑथर उन्हें कचरा कहता है। जैसे ही आप कोई पॉलिटिक्स की न्यूज़ देखते हैं तो आपका दिमाग उस न्यूज़ को ही एनालाइज करने लग पड़ता है। घंटों तक वही फालतू विचार आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, जबकि क्रिएटिव बनने के लिए आपको अपने दिमाग को इन फालतू विचारों से खाली करना पड़ेगा। तभी आप अपनी कला में डीप वर्क ला पाएंगे और तभी आप में कोई मास्टरपीस बना पाएंगे। रूल 4 ड्रेन थे। शैलोज। इस रूल में लेखक ने बताया है कि शैलो वर्क को पूरी तरह से हटा दें। शैलो वर्क वह होता है जिसे आप लेजी होकर करते हो, उसमें आप कंसंट्रेट नहीं करते हो, जो बहुत लंबा खींचता है और समाज के लिए वह किसी खास वैल्यू का नहीं होता। इसलिए दोस्तों, जो भी आपका बड़ा गोल है उस पर डीप वर्क करें। डीप वर्क गहराई से किया जाता है, इसलिए वह जल्दी खत्म हो पाता है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान और लगन से स्टडी करते हैं, जहां दूसरे बच्चे 8 घंटे में अपना लेसन लर्न कर पाते हैं। वहीं ऐसे बच्चे 4 घंटे में ही कर लेते हैं, क्योंकि वे स्टडी करते वक्त हिलते नहीं हैं और कमरा बंद करके सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर देते हैं। एक कंपनी ने बहुत रोचक एक्सपेरिमेंट किया। 37 सिग्नल्स कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती थी। उन्होंने हफ्ते में 5 दिन काम करने की जगह 4 दिन काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि इससे उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। मतलब अब 4 दिन में भी उतना काम होता था जितना 5 दिन में होता था। इसका कारण था उन्होंने डीप वर्क करने पर फोकस किया। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस थी उन्हें हटा दिया। कोई भी एम्प्लॉय बार बार अपना फ़ोन चेक नहीं करते थे, सब अपने काम पर फोकस करते थे। फालतू के ईमेल्स को रिप्लाई नहीं दिया जाता था। तो इस तरह सब सबक ले सकते हैं कि डीप वर्क से काम जल्दी किया जा सकता है। शैलो वर्क से वही काम लंबा खींच जाता है। अगर आपकी स्टार्टअप है तो ईमेल का जवाब देने में ही टाइम वेस्ट न करने लगें। बहुत से ईमेल किसी काम के ही नहीं होते। बहुत से कस्टमर बिना बात के भी ईमेल लिखते रहते हैं, इसलिए उनसे डिस्ट्रैक्ट ना हो। अपनी इमेज ऐसी बनाएं कि लोग आपको केवल सीरियस काम के लिए ईमेल लिखें। 4 फिलॉसफीज फॉर डीप वर्क। इसके बाद ऑथर ने डीप वर्क के लिए 4 तरह की फिलॉसफी बताई है। इसमें जो भी आपको स्वीट करती है, आप उसे अपना सकते हैं। 1. मोनास्टिक फिलॉसफी। जिस तरह मोनेस्ट्री का कोई मॉन्क अपने आप को बाहर की दुनिया से एकदम अलग कर लेता है, आप भी उसी तरह कर सकते हैं। इससे आप अपने काम में पूरी तरह से ध्यान लगा पाएंगे।
और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। 2. बायमोडल फिलॉसफी में आप दो अप्रोच लगा सकते हैं। जब आपको डीप वर्क करना हो तो मॉन्क की तरह बन जाइए और काम खत्म करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आइए। ऐसा कार्ल यूंग करते थे, जो एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। जब उन्हें काम करना होता था तो अपने फार्म हाउस चले जाते थे और वहाँ एकांत में रहते थे। काम होने के बाद वे ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड शहर में अपनी सोशल लाइफ में लौट आते थे। 3. रिदमिक फिलॉसफी इस तरह के डीप वर्क में आप दिन में या हफ्ते में अपने काम का शेड्यूल बना लेते हो। आप दिन का ऐसा टाइम चुनें जब आपको कोई डिस्टर्ब न करे, फिर हर दिन उसी समय पर उस काम को करते रहें। 4. जर्नलिस्टिक फिलॉसफी आजकल की लाइफ के लिए ये फिलॉसफी ज़्यादा कारगर हो सकती है। जैसे जर्नलिस्ट को कभी भी आर्टिकल लिखना पड़ सकता है, तो वह उसी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब आपको कोई ज़रूरी काम पड़े तो आप डीप वर्क वाली मोड में आ जाएं। यह न सोचें कि अभी मेरा मूड नहीं है या अभी ठीक टाइम नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। कुछ न कुछ कमी हमेशा रहेगी। इसलिए जब भी काम पड़े तो आप उसमें पूरी लगन से जुट जाएं। धीरे धीरे आपको इसकी आदत ही पड़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी। उम्मीद है आपको यह अच्छी लगी होगी।